वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अविनाश अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और 15 मिनट का नेक्स्ट सीरीज के साथ आपके साथ हम आए हैं आज फिर से, है ना। सीरीज 15 है। चलिए, तो आज का टारगेट कंफर्म 15 मिनट में ख़त्म करने का सोचें। हर बार सोच रहे हैं हम लोग, लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो आज करते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड है इंटरगनम। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो फिल्म वगैरह देखने जाते हैं तो बीच में आप निकलते हैं कुछ लेने के लिए, कब? इंटरवल में, ठीक है। तो इसका रिलेशन इंटरवल से ही रिलेट करेंगे। लेकिन तो फिल्म के बीच इंटरवल होता है, तो ये इंटरगनम कहाँ पे होता है? मध्यकाल कहाँ पे होता है? तो जब कभी एक शासक शासन कर रहा था, फिर दूसरा शासक शासन करने आया, एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, एक साल के लिए बाय द वे पद खाली रहा ना, उसी खाली समय को कहेंगे इंटरगनम। चलिए, तो लिखिएगा इसका डेफिनेशन। ये भी क्या होता है कि इंटरवल होता है। क्या चीज़ के बीच में? दो शासनों के बीच में। शासन को इंग्लिश में रेंज कहते हैं, ठीक है। तो दो शासन के बीच का जो गैपिंग होता है उसी को कहते हैं इंटरगनम, ठीक है। मध्यकाल। पहला वर्ड क्लियर हुआ। दूसरा देखिए, आप लोगों ने सोचा होगा कि हम जब इंटेलिजेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जो पढ़ने में निपुण होता है। वो तो ठीक है। बाय द वे, हमने कहीं पे कोई राइटिंग लिखा हुआ देखा, ओके, और हम उसे पढ़ पा रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, समझिएगा। तो अब कोई दूसरा आदमी आता है, वो उस राइटिंग को देखा, पढ़ा भी, समझा भी, समझा भी दिया। तो इंटेलिजेबल हैंड राइटिंग वगैरह को कहते हैं जो पढ़ा जा सके और समझा भी जा सके। तो डेफिनेशन होगा आ राइटिंग व्हिच कैन बी अंडरस्टूड। ऐसी राइटिंग जिसे समझा जा सकता है, ठीक है। इंटेलिजेबल निगेटिव नहीं है। निगेटिव होगा तो फिर INTELL जो होता है इंटेलिजेंट का वर्ड, वो निगेटिव होता नहीं ना है, इसलिए गलत हो जाएगा। इंटेलिजेंट आपका निगेटिव सेंस में नहीं है, इसलिए राइटिंग व्हिच कैन बी अंडरस्टूड, ना कि कैन नॉट बी। चलिए, हिंदी क्या हो जाएगा आपके पास में? इसका हिंदी होता है आपके पास में समझ में आने योग्य। कोई खास हिंदी यानी नहीं हुआ, समझ में आने योग्य। ऐसे को सिंपल भाषा में कह सकते हैं, सरल। चलिए, अब आते हैं तीसरा वर्ड आपके पास में जो स्टार के साथ लिखा गया कॉम्बिनेशन है, और वो वर्ड है आपके पास में ल्यूनार। आपने सुना होगा जब ज्योग्राफी का क्लास आप किए होंगे और फिजिक्स का क्लास किए होंगे ल्यूनार एक्लिप्स के बारे में। चंद्र ग्रहण, यानी कि आप समझ रहे हैं कि ल्यूनार जो होता है वो क्या होता है? चंद्रमा से रिलेटेड होता है ना, तो इसको बोलेंगे रिलेटेड टू, ठीक है, रिलेटेड टू मून। अब देखिए, मैंने इसको स्टार दिया था, यानी एक वर्ड और मुझे समझाना था। तो अब पूछेगा रिलेटेड टू सन, तब क्या देगा? तो होगा सोलर, ठीक है। तो हम इसको यहाँ फिर से एक बार लिख देते हैं। दूसरा वर्ड ल्यूनार के सेंस में तो हो गया रिलेटेड टू मून, और फिर सोलर के सेंस में हो गया रिलेटेड टू सन, ठीक है, रिलेटेड टू सन। चलिए, हिंदी आपके पास कुछ नहीं है खास, वही होगा चांद्रिक। चंद्रमा से संबंधित तो हिंदी में कहते हैं चांद्रिक। चौथा वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कि जब किसी स्टेज पर किसी ने परफॉर्मेंस दिया और पहला परफॉर्मेंस दिया तो उसे हम लोग नाम देते हैं मेडल का, ठीक है। तो चलिए, मेडल का मतलब हो जाएगा फर्स्ट। स्पीच हो सकता है, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्पीच और फर्स्ट परफॉर्मेंस इज नोन एज मेडल, ठीक है ना। क्रिकेट की भाषा में मेडल का कुछ और ही मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे इसका कुछ और ही मतलब है। अब तो मैमल तो हम सब हैं, जितने भी प्राणी हैं, जो भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें स्तनपान करवाते हैं, उन सभी जीवों को मैमल की श्रेणी में रखा जाता है। तो डेफिनेशन कैसे आएगा? तो लिखते हैं एनिमल व्हिच प्रोड्यूसेस, एनिमल व्हिच प्रोड्यूसेस मिल्क, ठीक है। या ऐसे भी दे सकता है कि एनिमल व्हिच सल्क्स मिल्क टू इट्स यंग पर। सल्क मतलब स्तनपान कराना, जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं। चलिए, तो ये था आपके पास OWL सीरीज, जिसका आप लोगों ने क्लास कंप्लीट किया। अब आते हैं नेक्स्ट में। ब्रिंग आउट है सबसे पहला आज का फ्रेजल वर्ब। देखिए, तो ब्रिंग का मतलब लाना होता है और आउट मतलब बाहर। मैंने हिंट के तौर पे लिखा है ब्रिंग आउट ए रिपोर्ट और ब्रिंग आउट ए बुक। मतलब हिंदी क्या होगा?
प्रकाशित करना, ठीक है ना, प्रकाशित करना। इंग्लिश सब्स्टिट्यूशन लिखाएगा टू पब्लिश, ठीक है, टू पब्लिश। या क्या कर सकते हैं, टू प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दो सेंस यूज करेंगे, या तो प्रकाशित करने के सेंस में पब्लिश वर्ड का, या तो प्रोड्यूस वर्ड का। जैसे देखिएगा क्या होता है ना कि बुक वगैरह तो प्रकाशित हो जाएगी ना, लेकिन कोई भी रिपोर्ट को हमें जज के सामने प्रस्तुत करना होता है, प्रोड्यूस करना होता है, इसलिए हम प्रोड्यूस और पब्लिश दोनों याद रखते हैं इंप्रूवमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल है, कम राउंड टू द पॉइंट। ये पूरा याद करेंगे आप डायरेक्ट। कैसे याद करेंगे, कम राउंड टू द पॉइंट, यानी कि आप जो कहना चाहते हैं किसी को उसके आस पास लाना, समझाना, ठीक है। तो इसका हिंदी होगा समझाना। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई डॉक्टर के पास जाता है पेशेंट बेहोश अवस्था में, और डॉक्टर उसे होश में ले आता है, तो होश में लाना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो समझाना भी हो सकता है, होश में लाना भी हो सकता है, दो सेंस यूज होगा, इसलिए इसको हम लोग रिवीजन करेंगे। दो दो अलग अलग सेंस में यूज होता है। चलिए, तो हमारे पास 7 वर्ड खत्म हो चुके हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आपके पास में है डील के साथ में, इस बार है विथ। हम लोग आउट और इन समझ चुके हैं, अब विथ की बारी आई है। देखिए, तो डील विथ के बाद लिखा हुआ है संबंध एक्शन, यानी कि कोई आदमी कुछ आपसे बात किया गुस्सा के, बहुत ही गाली गलौज भरे लहजे में, या फिर प्यार से, आपने रिप्लाई उसका किस तरह से दिया, वो कहलाएगा डील विथ। यानी सामने वाले के अनुसार खुद को क्या करना, ढालना, ठीक है। या इसी को कह सकते हैं कि आपने उसके साथ क्या बैठाया, सामंजस्य बैठाया। सामंजस्य जोड़ना या बैठाना भी होता है। अब जो इंग्लिश आप समझ पा रहे हैं वो क्या समझ पा रहे हैं, एडजस्ट वेल, एडजस्ट वेल, ठीक है। अब इसी को कह सकते हैं कि अगर कष्ट या पीड़ा हमें लाइफ में झेलना पड़ रहा है तो हम उसे झेलेंगे तो इंड्योर भी हो सकता है। तूफान वगैरह का सामना करना पड़ रहा है अभी भारत के बहुत से राज्यों को, तो फेस भी हो सकता है ना, कि उसी सिचुएशन के साथ साथ जीना पड़ रहा है लोगों को, ठीक है। तो साथ साथ यानी विथ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा गिव अप। तो गिव अप के बाद स्मोकिंग है, हिंदी समझ में आ ही गया होगा, क्या करना, छोड़ना, ठीक है, त्यागना। ओके, तो इंग्लिश सब्स्टिट्यूशन आपके पास लिखाएगा कि आप कोई आदत पकड़े हुए थे, आपने उस आदत को अब कहा कि अब हम नहीं करेंगे, फिलहाल कुछ दिन तो नहीं करेंगे, डिसकंटिन्यू कर दिया आपने, ठीक है। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपने हमेशा के लिए त्याग दिया, तो टू ऑब्डिकेट, है ना, टू एब्डिकेट भी कह सकते हैं। तो टू डिसकंटिन्यू, टू एब्डिकेट इक्वल टू गिव अप, त्यागना। लास्ट फ्रेजल वर्ब है ले ऑफ। जरा हिंदी करेंगे। ले ऑफ के बाद लिखा हुआ नंबर ऑफ वर्कर्स। किसी संस्था में अचानक से, ध्यान दीजिए, किसी संस्था में अचानक से नोटिस आता है, जैसे मान लेते हैं अभी 2020 चल रहा है और बोला गया कि 2010 का जो बेस ईयर था उसके पहले के कर्मचारी रहेंगे और उसके बाद के कर्मचारी छुट्टी पर जाएंगे परमानेंट, क्योंकि कंपनी जो है वो 2 हिस्सों में बट रही है, कंपनी का उत्पादन घट गया है, कुछ भी हुआ है। तो क्या हो रहा है ना, क्या वैसे केस में क्या हुआ, 2010 के पहले वाले रहे और 2010 के बाद के जो कर्मचारी ज्वाइन किए थे उन सभी को ऑफ कर दिया गया कि कंपनी आप लोगों के लिए ऑफ है, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आप समझते हैं यहां से कि लो ऑफ का मतलब क्या हुआ, संख्या में कमी लाना, संख्या में कमी लाना, ठीक है ना, जानबूझकर लाई गई कमी होती है। ओके, इसका मतलब है कि आपने लोगों को है जो कि काम से क्या किया है, हटा दिया है। तो टू डिसमिस भी कर सकते हैं, या हो सकता है आपने कहा ना कि आप थोड़े समय के लिए रेस्ट कीजिए, जब हमको जरूरत रहेगा हम फिर से आपको बुला लेंगे। तो टू डिसकंटिन्यू भी हो सकता है। तो टू डिसमिस या टू डिसकंटिन्यू, संख्या में कमी लाना या नियमित समय के लिए नहीं, कुछ अनियमित समय के लिए लोगों को हटा देना, डिसकंटिन्यू कर देना। चलिए, उसके बाद का फ्रेजल वर्ब आप सॉरी इडियम सब शुरू होगा। फ्रेजल वर्ब 5 ही था।
देखिए सबसे पहला इडियम्स आपके पास में जो बोल्ड है उसमें आपका है डस्ट वर्ड, यानी रेड पेन से लिखा गया वर्ड जो है। तो हम लोग समझते हैं ना कि बाइट का मतलब तो ऐसे होता है कि हम बिस्किट्स वगैरह खाते हैं, रोटी वगैरह खाते हैं, उसे काटना। लेकिन कह रहा है बाइट द डस्ट, तो यानी क्या है ना कि आप बैठ करके धूल काट रहे हैं, यानी एक तरह से आप कहना चाह रहे हैं धूल फाटने का सेंस हुआ। तो हिंदी का कहावत ही पहले लिखते हैं, क्या भाई, धूल फांकना। इसका मतलब है कि आप जरूर किसी से क्या खा चुके हैं, धोखा खा चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, टू बी चीटेड। अब इसी को धूल चटाना के सेंस में क्या यूज कर देगा इडियम्स में, टू बी डिफीटेड, किसी से हार जाना भी। धोखा खाने का मतलब हारना भी तो हुआ ना, आप धोखा खाने वाले इंसान हैं तो आप हार भी तो जाएंगे ना सिचुएशन के अनुसार। दोनों सेंस देता है, टू बी चीटेड या टू बी डिफीटेड। चलो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों को याद होगा, जब हम लोग थे ना 10th तक या तो 11 12 तक, है ना, ज़्यादा से 10th तक, तो हम लोगों के बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स आया करते थे एग्जामिनेशन में। और हम लोग कहते थे कि हम जो पास किए हैं एग्जामिनेशन वो ग्रेड से पास किए हैं, या तो फिर हम लोग लिखते थे क्या, डिस्टिंक्शन से पास किए हैं। कई बार ऐसा भी देखते होंगे, है ना, स्टार का सिंबल, डी का सिंबल, या फिर आपका ये प्लस का सिंबल, ये सब सिंबल्स जो बताता था वो बताता था कि आपका जो नंबर या स्कोर आपने किया है वो थोड़ा हट के किया है। क्लियर हुआ? तो ये होता है कम विद फ्लाइंग कलर्स, अच्छे नंबरों से पास होना। ठीक है, दो सेंस इसका निकाल सकते हैं आप। एक तो हो गया कि अगर आपने स्टूडेंट हैं तो अच्छे नंबरों से पास होना, नंबरों से पास होना। और दूसरा कह सकते हैं कि ये अपने आप में कैसा संकेत है भाई, शुभ संकेत देना, शुभ संकेत देना, है ना। दो तरह से आप यूज कर सकते हैं। चलिए तो अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। टू गिव अ पॉजिटिव, और संभावना को कहते हैं प्रोस्पेक्ट। ठीक है, प्रोस्पेक्ट यानी संकेत भी कह सकते हैं। तो अच्छे नंबरों से पास होने के सेंस में या फिर अच्छा संकेत देने के सेंस में इनका प्रयोग आप करते आए होंगे आज तक। चलिए उसके बाद का दो और इडियम्स हमारे पास में है, उनको देखते हैं। जी तो शुरू करते हैं फिर से, आपके पास बचा हुआ दो तीन है जो डच के बाद जो बोल्ड वर्ड है वो जरा ध्यान दीजिए। करेज का मतलब साहस। और डच जो लोग थे, पुर्तगाली जो लोग थे, ब्रिटिश जो लोग थे, इन सभी की खासियत रही थी कि ये भाई अय्याशी करने में या विलासितापूर्ण जीवन जीने में निपुण थे। दूसरी तरह से कह सकते हैं कि जो डच के निवासी थे उन्होंने इंडिया में सबसे ज्यादा किसका प्रचलन कराया था, शराब का, मदिरा का। ठीक है, तो शराब पीने के बाद जो इंसान अक्सर देखते होंगे गली मोहल्ले में भी आवाज देता आता है गांव घर में, है ना, कि आज है किसी का हिम्मत तो आ जाओ। तो डच करेज यही होता है। कौन सा करेज, शराब पीने के बाद का करेज। तो बस डायरेक्ट लिखेंगे द करेज आफ्टर अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस, अल्कोहल के प्रभाव से आया हुआ हिम्मत को कहते हैं डच करेज। चलिए दो और इडियम्स आपके पास बच रहे हैं। देखिए 14वें नंबर में आपका जो वर्ड कॉम्बिनेशन है वो है एवरी डॉग हैज इट्स या हिज डे। मतलब डॉग और डे को रिलेट करते हैं कि हर एक कुत्ते का भी दिन आता है। कहना क्या चाह रहा है कि कितना भी इंसान बुरा हो, कितना भी इंसान का सिचुएशन खराब हो, एक समय उसका जरूर आता है जो कैसा आता है, फेवरेबल आता है। चलिए तो लिखते हैं ए मैन मस्ट enjoy a favorable moment। ये कहावत हो जाता है, ठीक है, फेवरेबल मोमेंट वंस और ट्वाइस। मतलब हर इंसान जीवन में एक ना दो बार, एक या दो बार अच्छा समय जरूर जीता है। ठीक है, एक ना दो बार अच्छा समय जरूर जीता है। तो हर एक इंसान का किस्मत पलटता है।
ठीक है। अब इसी को फिल्मों में गाली के तौर पे यूज करते हैं कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज होती है। तो ये डायलॉग जो है ना वो पॉजिटिव डायलॉग है कि कब पलट जाएगा, कब आपको ऊपर कर देगा और कब आपको नीचे कर देगा कोई नहीं जानता, इसलिए यूज होता है। तो शुद्ध हिंदी वही होता है, समझने के लिए हम लोग ऐसा लिखे। चलिए, फिश इन ट्रबल वाटर समझना है यहाँ से। जैसे मान लेते हैं ये तालाब था, बहुत ही साफ सुथरा है, इसलिए आपको पानी पैरेलल डायरेक्शन में लग रहा है। अब इसी पानी को आपने कर दिया, अब बताइए जो इसमें मछलियां होंगी वो तो पहले से तैर रही होंगी आराम से, लेकिन अब तो उनको समझ में नहीं आएगा ना कि हम तैर के किधर जाएं, है ना, पानी का बहाव किधर है, कुछ नहीं उनको समझ में आ रहा है। कभी पानी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी घूम रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। और ऐसे सेंस में ही आप हाथ डालेंगे और उस मछली को निकालेंगे और अपना फायदा उठा लेंगे। तो ये होता है फिश इन ट्रबल वाटर। ठीक है, मछली की तो मजबूरी है लेकिन आपको फायदा है, तो औरों की मजबूरी का फायदा उठाना, औरों की मजबूरी का फायदा उठाना। इंग्लिश में कुछ खास नहीं रहेगा, टेक एडवांटेज ऑफ लिखा रहेगा बस, टेक एडवांटेज ऑफ, हो गया खत्म। ठीक है, तो हम लोगों ने 15 वर्ड का जो ये सीरीज है कंप्लीट किया है। बाकी आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो रिवीजन के लिए आप उसे रिवीजन के तौर पे बना लीजिएगा। और इस सीरीज का समाप्त करते हैं यहीं पे हम लोग।